आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 के, जिसका नाम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है, जिसका नाम विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है। भले ऊपर लिखा है विद्युत क्षेत्र, लेकिन इसका नाम विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है। और ये इतनी बेहतरीन टॉपिक्स है, ये इतनी बेहतरीन चैप्टर्स है कि इस चैप्टर से आपके जेई में, नीट में, वही आईआईटी में भी प्रश्न आपके मिलेंगे। बहुत बेहतरीन टॉपिक्स है। एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि इसको पढ़ने के बाद मैक्सिमम कंसेप्ट क्लियर होते हैं। हमारे जीवन से रिलेटेड भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके आंसर ये दे देता है। ये बहुत बेहतरीन टॉपिक्स है और मैं एक एक टॉपिक्स की एक एक डिटेल्स को पूरी तरह से डिफाइन करते हुए चलेंगे। किसी प्रकार के इसमें कोई भी डाउट नहीं आएंगे। उतनी डिटेल्स में पढ़ेंगे, उतनी डिटेल्स में कि एक बार कवर करने के बाद दोबारा से आपको किसी अदर चैनल पे वीडियो देखने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी डिटेल्स में हम बात करेंगे और इसमें टॉपिक वाइज जितने टॉपिक्स निकलेंगे, फार्मूलों के जितने भी डेरिवेशन निकलते जाएंगे, पूरी टॉपिक वाइज एकदम बोर्ड लेवल से लेके आईआईटी लेवल्स तक की एक एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कवर करेंगे। उसके बाद इस चैनल पे लिंक में आप देखेंगे डीपीपी आपको मिल जाएगा, जी नीट लेवल के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। उसके साथ ही उसमें जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उनके सॉल्यूशन भी मिलेंगे और एक दिन आपको टाइम निर्धारित कर दी जाएगी। उस दिन जितने भी डाउट होंगे विथ लाइव क्लास में आपके सारी डाउट क्लियर किए जाएंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अगर पहले से वीडियो को देख रहे होंगे तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। खास करके वीडियो में अगर कोई भी डाउट होगी तो आप कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। हम इसमें बात करेंगे, सबसे पहला जो टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला टॉपिक्स, उस टॉपिक्स का नाम है विद्युत। विद्युत स्टार्ट करने से पहले विद्युत की बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे दैनिक जीवन में देखने को मिलती है, बट हमें फील नहीं हो पाता है कि ये विद्युत से रिलेटेड है। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे और उसकी पूरी की पूरी डिटेल्स की हम बात करेंगे। अभी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में चलेंगे कि मुझे क्या क्या पढ़ने हैं, किस बुक्स में कितने चैप्टर्स हैं, प्रत्येक चैप्टर्स में कितने हेडिंग्स हैं, उन सभी की डिटेल्स जानने के बाद तब जाके चैप्टर शुरू करेंगे और उस चैप्टर का हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग है, उन सभी उपयोग की पूरी क्लियरिटी बात करेंगे। देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स में हमारे पास 2 बुक्स अवेलेबल हैं। दोबारा सुन लीजिए, क्लास 12 अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको 2 बुक्स स्टडी करने हैं। फिजिक्स की 12th फिजिक्स की 2 बुक्स, एक बुक फर्स्ट है और दूसरा बुक आपका क्या है, सेकंड है। जो भी बच्चा क्लास 12 में पढ़ता होगा उसको 2 फिजिक्स, हो सकता है फिजिक्स की बुक एक ही हो, उसमें 2 पार्ट हो गए हों, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी स्टडी कर रहे होंगे तो उसमें फिजिक्स के 2 बुक मिलेंगे, एक बुक फर्स्ट होगा और दूसरा बुक क्या होगा, सेकंड होगा। अब आप देखेंगे बुक फर्स्ट में आपको क्या क्या पढ़ने हैं। देख लीजिए, बुक फर्स्ट को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। बुक फर्स्ट है, उस बुक फर्स्ट को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरे पार्ट का नाम है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो हिंदी नेम होता है वह होता है स्थिर विद्युत की, और यह विद्युत की हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हिंदी नेम स्थिर विद्युत की, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब होता है बिजली का गति विज्ञान। अब हम ये पढ़ेंगे कि स्थिर विद्युत की में, दोबारा सुन लीजिए, आपसे कोई भी, क्योंकि इंट्रोडक्शन इसका जानना जरूरी है। क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स में मुझे कितने बुक्स के बारे में स्टडी करने हैं, 2 बुक्स, एक बुक फर्स्ट है और दूसरा बुक क्या है, सेकंड है। अब बुक फर्स्ट में हमें क्या क्या अध्ययन करना है, तो देख लो, बुक फर्स्ट को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मीन्स स्थिर विद्युत की, दूसरे का नाम है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यानी बिजली का गति विज्ञान। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थिर विद्युत के में हमें कितने चैप्टर्स के अध्ययन करने हैं, पहले ये देखो।
स्थिर वैद्युतिकी में हमें दो चैप्टर्स आते हैं, जिसमें पहला का नाम है विद्युत आवेश और क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और दूसरे का नाम होता है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। अरे मेरी बात समझ में, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता दो चैप्टर इसमें। उसके बाद से हमारे पास इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में यानी जिसका नाम बिजली का गति विज्ञान है, इसमें भी दो चैप्टर इसमें हमें चार चैप्टर 1 2 3 4 चैप्टर के स्टडी करने हैं, जिसमें पहले का नाम है विद्युत धारा, दूसरे का नाम है धारा और चुंबकत्व का चुंबकीय प्रभाव, तीसरे का नाम होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, और पांचवें का नाम जो इसमें 5 यूनिट्स है, इसका नाम है विद्युत चुंबकीय तरंगे। बोलो क्लियर हो गया? इस चीज को जरा ध्यान से देखेंगे। इतनी चीजें कंफर्म हो गई होंगी। फिर एक बार अपनी बातों को रिपीट कर रहे हैं। हमें क्लास 12 फिजिक्स में 2 बुक्स पढ़ने हैं, एक बुक फर्स्ट, दूसरा बुक सेकंड। बुक फर्स्ट में हमें क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। यानी बुक फर्स्ट को 2 भागों में बांटा गया है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स स्थिर वैद्युतिकी और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मीन्स बिजली का गति विज्ञान। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यानी स्थिर वैद्युतिकी में हमें 2 चैप्टर्स आते हैं। पहले का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और दूसरे का नाम है विद्युत विभव तथा धारिता। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये नहीं रहेगा। विद्युत विभव तथा धारिता यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। क्लियर हो गया? उसके बाद इसका यूनिट फर्स्ट और ये क्या माना गया है? यूनिट सेकेंड। यानी ये चैप्टर 1 और ये चैप्टर 2। क्लियर हो गया? इसके बाद से देख लो, ध्यान से सुनोगे। इसको आपका दिया होगा आपके बुक्स में चैप्टर 3। हमारे अनुसार तो स्थिर यूनिट देखो, हम जो ये नाम लिखे हैं ना, ये यूनिट का नाम लिखे हैं, चैप्टर का नाम नहीं। और ये जो नाम पड़ेगा ना, ये चैप्टर का नाम पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आया? जैसे यूनिट फर्स्ट का नाम है स्थिर वैद्युतिकी, अरे मेरी बात समझ में। यूनिट सेकंड का नाम है विद्युत धारा, यूनिट थर्ड का नाम है धारा और चुंबकत्व के चुंबकीय प्रभाव, चौथा यूनिट 4 का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, और पांचवें का नाम है विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या हमारी बात समझ में आया? ये हमारे यूनिट्स हैं। यानी बुक फर्स्ट में 5 यूनिट है, लेकिन 5 यूनिट हैं, इनमें टोटल चैप्टर हमारे 7 है। देख लो कैसे, 2 चैप्टर, ये 2 3, इसके बाद से ये 4 5 6। अब कहोगे सर एक चैप्टर कहाँ गया? विद्युत चुंबकीय प्रेरण और जो प्रत्यावर्ती धारा है ना, तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण अलग चैप्टर है और प्रत्यावर्ती धारा अलग चैप्टर बना दिया है। क्या मेरी बात समझ में आया? तो ये आपका 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये क्या हो गया? 7। बोलो क्लियर है? अब देखो और भी है, इसको लेके आपको 8 चैप्टर स्टडी करने पड़ेंगे। अभी मैं बताऊंगा कि किसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं, थोड़ा सा आप गौर करोगे, इसमें कोई डाउट नहीं आनी चाहिए। दोबारा सुन लो, इंट्रोडक्शन, बुक्स का इंट्रोडक्शन आपको जानना जरूरी होता है कि मुझे किस चैप्टर में, किस यूनिट में कितने चैप्टर है, मेरे को स्टडी कितने करने हैं। दोबारा सुन लो, मैं बोला हूँ बुक फर्स्ट को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब स्थिर वैद्युतिकी और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब बिजली का गति विज्ञान। अब स्थिर वैद्युतिकी में, ये स्थिर वैद्युतिकी यूनिट फर्स्ट है, इसमें 2 चैप्टर आते हैं, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र और दूसरा विद्युत विभव तथा धारिता। यूनिट सेकेंड है जिसका नाम है विद्युत धारा। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो ये पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर, ये होगा तीसरा चैप्टर। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, चैप्टर अलग होता है, यूनिट अलग होता है। अब देखो, यूनिट फर्स्ट में हमें 2 पढ़ने हैं, यूनिट सेकंड अकेले है विद्युत धारा, यूनिट थर्ड में हमें 2 चैप्टर पढ़ने होते हैं। पहला धारा, और पहले बोलेंगे धारा और इसमें देखो यूनिट थर्ड में 2 चैप्टर। पहले क्या पढ़ेंगे? चुंबकत्व तथा द्रव्य, एक अलग चैप्टर बनाया है, और उसके बाद गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, एक अलग चैप्टर है। तो याद रखना ये कि यूनिट सेकेंड तो अकेले विद्युत धारा है, समझ में आ रहा है, लेकिन यूनिट थर्ड में हमें 2 चैप्टर आते हैं, चुंबकत्व तथा द्रव्य एक अलग चैप्टर बन जाएगा, और इसमें गतिमान आवेश और चुंबकत्व अलग। याद रखना इसमें 2 चैप्टर आएंगे, एक आएगा चुंबकत्व तथा द्रव्य, चुंबकत्व तथा द्रव्य, और दूसरा इसमें आएंगे
इसमें दूसरा गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। आवेश तथा चुंबकत्व। क्लियर? दो आएंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा में आपका ये एक अलग चैप्टर बन जाता है और एक ये अलग आपका चैप्टर बन जाता है, और पांचवा आपका यूनिट सेम यही रहता है। तो आपको समझ में आ गया कि बुक फर्स्ट में यूनिट 5 है लेकिन चैप्टर 8 हो जा रहे हैं। गौर करना जरा, बुक फर्स्ट में यूनिट 5 है लेकिन चैप्टर आपके 8 हैं। बुक फर्स्ट आपका स्थिर वैद्युतिकी है, इसमें दो चैप्टर्स हैं, विद्युत आवेश और क्षेत्र, और दूसरा विद्युत विभव और धारिता। यूनिट सेकंड में ओनली आपको विद्युत धारा पढ़ने होते हैं। यूनिट थर्ड में आपको दो चैप्टर पढ़ने होते हैं। पहले का नाम होता है यूनिट धारा और चुंबकत्व के चुंबकीय प्रभाव में दो चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। पहले का नाम है चुंबकत्व तथा द्रव्य और दूसरे का नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। उसके बाद यूनिट 4 आता है, इसमें भी आपको दो चैप्टर पढ़ने होते हैं। पहले का नाम होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, दूसरे का नाम होगा प्रत्यावर्ती धारा। ये अलग अलग है। इसके बाद से यूनिट 5 में विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये अलग है। तो चैप्टर गिनो, ये चैप्टर 1, ये चैप्टर 2, ये चैप्टर 3, ये चैप्टर 4, ये चैप्टर आपका 5, ये आपका 6 चैप्टर, ये आपका 7 चैप्टर और ये वाला आपका 8 चैप्टर। यानी आपको फिजिक्स में फर्स्ट बुक्स में यूनिट 5 है लेकिन पढ़ना आपको 8 चैप्टर है। आ जाए, अब देख लेंगे यहाँ बुक सेकंड में। बुक सेकंड में जो छठा यूनिट है, 5 तो पढ़ ली है, छठा जो यूनिट है इसका नाम है प्रकाशिकी। और प्रकाशिकी में जो चैप्टर हमें पहला पढ़ना है उसका नाम है किरण प्रकाशिकी तथा प्रकाशिकी अंतर, ये पढ़ना है। ये आपका 9वां चैप्टर होगा। इसके बाद द्रव्य तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति, ये यूनिट 7 होंगे और चैप्टर नंबर ये आपका 10 होगा। इसके बाद 8वां आता है परमाणु तथा नाभिकी। परमाणु तथा नाभिकी में दो चैप्टर आपको मिलेंगे, परमाणु अलग रहेगा, नाभिक अलग रहेगा। क्लियर हो गया? तो ये आपका 11 नंबर चैप्टर होगा और ये आपका 12 नंबर चैप्टर होगा। इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, और आपको एनसीईआरटी में उस इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के जगह पे लिखा होगा अर्धचालक युक्तियां तथा संधि डायोड, ये आपका 13 चैप्टर होगा। आ रहा है मेरी बात समझ में? और संचार प्रणालियां, ये आपका 14 चैप्टर होगा। इस तरह से हमारे 12th फिजिक्स में यूनिट टोटल होंगे 10 और उसमें पढ़ने पड़ेंगे हमें 14 चैप्टर स्टडी करने पड़ेंगे। तो आपको दिमाग लगाने हैं कि मेरे पास जो टाइम मिले हैं उस टाइम में 14 चैप्टर कैसे कवर करने हैं, टाइम शेड्यूल क्या होगा, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। उसका रीज़न है बिना टाइम दिए, बिना काम किए, बिना सोचे समझे कोई चीज़ें नहीं हो सकती, क्योंकि आप पढ़े हैं कि इमेजिनेशन इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज, कल्पना ज्ञान से ज़्यादा महत्व रखता है। इसलिए आपको पहले इमेजिन करने हैं कि हमें किस चैप्टर का कितने दिनों में स्टडी करने हैं, उसके कैसे नोट्स बनाएंगे, कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल करेंगे, कैसे डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हमें क्या क्या कितना क्या क्या पढ़ना है, तब ना आप डिवाइडेशन करेंगे टाइम का कि हमें इतने दिन में ये चैप्टर पढ़ने हैं, इतने दिन में ये पढ़ने हैं, इतने दिन में ये पढ़ने हैं। चैप्टर का इंट्रोडक्शन जाने बगैर स्टार्ट कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा। एक क्या चैप्टर 6 महीना पढ़ेंगे, उसके बाद जो चैप्टर 13 तो बचे रहेंगे उसको 6 महीना में ही पढ़ाना पड़ेगा, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए पहले आप पूरी बुक्स की डिटेल्स लें, उसके बाद स्टार्ट करें। डन। अब देखें, जो हम बात कर रहे थे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी में जो पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में कितने यूनिट्स हैं, सॉरी कितने हेडिंग्स हैं, हमारे कितने टॉपिक्स कवर करने हैं। तो देख लो, जो अध्याय 1 है, इस अध्याय 1 का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अब इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में मुझे क्या क्या स्टडी करने हैं, देखो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे।
यानी सबसे पहले हम इसका भूमिका पढ़ते हैं। भूमिका जानने के बाद भूमिका में हमको ये बताया जाएगा कि अगर विद्युत आवेश और क्षेत्र है तो हमारे दैनिक जीवन में ये कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है, इसका यूज किस तरह से है। आ रहा है मेरी बात समझ में? किस तरह से हम अपने दैनिक जीवन में इस विद्युत आवेश तथा क्षेत्र पे बहुत सारी चीज़ें बनाए हैं, उन सभी चीज़ों को एक एक करके पूरी डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो ये हम जो स्टडी करेंगे ये हमारा इंट्रोडक्शन भूमिका होगा, और ये भूमिका आपको बताएगा कि कितनी बेहतरीन टॉपिक्स, कितनी बेहतरीन चैप्टर होने वाला है। जैसे कोई फिल्म होता है, उस फिल्म का ट्रेलर आपके पास आता है और ट्रेलर देख लेने के बाद आप ऐसा फील कर लेते हो कि फिल्म कितना बेहतरीन होने वाला है। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखना कि सबसे पहले इसका भूमिका इंट्रोडक्शन जबरदस्त होनी चाहिए। ठीक है, फिर आगे बात करेंगे हम। अब देखें, इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग विद्युत आवेश पढ़ेंगे। विद्युत आवेश को स्टडी करने के बाद तीसरी जो टॉपिक्स होगी चालक तथा विद्युत रोधी, यानी चालक पदार्थ क्या होता है और विद्युत रोधी पदार्थ क्या होता है, हम इस चीज पे चर्चा करेंगे। उसके बाद से हमारे पास आता है आवेशन। आवेशन में हम पढ़ेंगे प्रेरण द्वारा, माने किसी वस्तु को आवेशित करने की कितनी विधियां हैं। आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट दे दिया प्रेरण द्वारा आवेशन, नहीं, हम पढ़ेंगे आवेशन और उसकी विधियां। इसके बाद से आएगा विद्युत आवेश के मूल गुण। इसके बाद आएगा कूलाम का नियम। कूलाम के नियम के बाद आएगा बहुल आवेशों के बीच लगने वाला बल, जिसको हम बोल सकते हैं ये अध्यारोपण का सिद्धांत है। इसके बाद से स्टडी करने होते हैं विद्युत क्षेत्र। इसके बाद विद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़ना होगा। आ रहा है मेरी बात समझ में? इसके बाद हम 10वां जो टॉपिक्स कवर करेंगे दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या है। इसके बाद से वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव में हम द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति यानी अक्ष पर स्थित बिंदु के लिए, निरक्षीय स्थिति यानी विषुवत रेखा पर स्थित बिंदु के लिए, किसी एंगल पे स्थित बिंदु के लिए वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक निकालेंगे। इसके बाद से आएगा एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव की ऊर्जा की बात करेंगे, या एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव पर लगने वाले बल की बात करेंगे कि अगर उस द्विध्रुव पे फोर्स लगता है तो द्विध्रुव किस तरह से मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर किसी एंगल पे वह रखा गया है तो इसकी बात करेंगे। इसके बाद से आएगा आवेशों का वितरण। हम पहले इस टॉपिक्स को अलग करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि उसमें स्टडी क्या क्या करने हैं। हम अपने हिसाब से इसको सिस्टमेटिक कर लेंगे कि मुझे किसके बाद क्या पढ़ाना है, बच्चे को क्या पढ़ाने के बाद क्या चीज़ें समझ में आएगा, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उसे सिस्टमेटिक कैसे करूंगा। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन इसका सिर्फ ये दे रहा हूं कि मुझे कितने टॉपिक्स स्टडी करने हैं, इसमें सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं अभी हम। अब देखो, इसके बाद जो 13 नंबर की टॉपिक्स है सतत आवेश वितरण की बात करेंगे। हम तो एक्चुअल में बात करेंगे आवेश वितरण का। उस आवेश वितरण में दो तरह के वितरण होंगे, सतत आवेश वितरण, असतत आवेश वितरण। अब सतत आवेश वितरण 3 तरह के होंगे, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। उसके बाद इसी में हम कवर करेंगे आवेशन की विधियां, यानी किसी वस्तु को आवेशित करने की कितनी विधियां हैं, हम उन विधियों की बात करेंगे। इसी में हम आवेशन की विधियां तो यहाँ हो गई है, इसमें हम बात करेंगे आवेश घनत्व। आवेश घनत्व कितने तरह के होंगे तो उसमें भी पढ़ोगे, 3 तरह के होंगे, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। ये सारी चीजें उसमें पूरी डिटेल्स होने वाली है। इसके बाद आता है गाउस का नियम। कूलाम का नियम बिंदु आवेशों के लिए सत्य होता है, तो गाउस का नियम अनंत विस्तारित वस्तुओं के लिए सत्य होता है। तो भाई इसमें छोटे से छोटे और बड़ी सी बड़ी चीज़ों के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद से आता है गाउस के नियम का अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। हम इसमें पूरी डिटेल्स की बात करेंगे कि अनंत लंबाई के अगर कोई चालक तार होगा तो उस अनंत लंबाई के किसी चालक तार के निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना मिलेगा। एक समतल चादर होगा जिसकी साइज इनफाइनाइट होगी, अनंत विस्तारित समतल चादर होगा, उसके निकट अगर कोई बिंदु लेंगे तो वहाँ वैद्युत क्षेत्र कितना मिलेगा। उसके बाद हम गोलीय खोल लेंगे, गोलीय खोल के अंदर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, पृष्ठ पर निकालेंगे, बाहर निकालेंगे, उन सभी सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। ये सब है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, गॉस के नियम का अनुप्रयोग। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे पहला इंट्रोडक्शन यानी भूमिका क्या है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का। अब विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के भूमिका को समझने के लिए पहले हम देखेंगे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का मेरे दैनिक जीवन में यूज कहां कहां पे है, ये समझना जरूरी है। बहुत बेहतरीन टॉपिक्स है ये वाला,
जैसे देख लो, आप अपने दैनिक जीवन में हमेशा हमेशा देखते आए हो, क्या देखते आए हो कि आकाश में गर्जन के साथ बिजलियां चमकती हैं, यानी बादल बहुत तेज गरजता है तो उसमें आप देखते हो बिजली चमकती है। ऐसा आपको दिखता होगा, ये बिजली का चमकना ये आपको दिख रहा होगा। जो आपको ये दिख रहा है ना, इसकी वोल्टेज 200, 400, 500, 1000, 2000 नहीं होती है, इसकी वोल्टेज मोर देन 10,000, 10,000 वोल्टेज से ज़्यादा होती है। इतनी पावर के साथ ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है इन बादलों के अंदर। तो हम इसमें ये भी बात करेंगे कि इन बादलों के अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी, ये जो आपको विद्युत का गुण ये दिख रहा है ना, विद्युत, ये इलेक्ट्रिसिटी इन बादलों के अंदर आती कैसे है इसकी बात करेंगे। ये उत्पन्न कैसे होती है इसकी बात करेंगे। ये उत्पन्न होती है तो उसकी वोल्टेज कितना होती है इसकी बात करेंगे। लोग कहते हैं कि बिजली आकाश से गिरी है तो जमीन को फाड़ती हुई चली गई है पाताल में। हम बताएंगे उन्हें कि आकाश से बिजली जो भी गिरती है वह जमीन को फाड़ती हुई पाताल में नहीं जाती है, वह जमीन के सरफेस पे ही रहती है। लोग कहते हैं फिर भी गड्ढा बन जाता है, तो हम बताएंगे इस चैप्टर में कि जब आकाश से बिजली गिरती है तो ज़मीन पे पड़ती है तो गड्ढा बनता है, बट ऐसा नहीं होता है कि ज़मीन को फाड़ के पाताल में चली गई है। इससे बचने के उपाय भी बताएंगे, इसी में बताएंगे हम। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो ये है आकाश में गर्जन के साथ बिजली का चमकना। क्यों आकाश में गर्जन के साथ बिजली चमकती है इसकी भी बात करने वाले हैं इस चैप्टर में। दूसरा आप देखे होंगे ये वाला, जो टेलीविजन का स्क्रीन होता है ना, वह कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित किए रहता है। आपको ये टेलीविजन दिख रहा होगा 1947 वाला, इसमें कागज के ये छोटे छोटे टुकड़े आपको दिख रहे हैं। ये टेलीविजन का जो स्क्रीन होता है ये कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित किया हुआ रहता है। तो हम इसी में पढ़ेंगे क्यों टेलीविजन का स्क्रीन कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसके भी डिटेल से इसी में पढ़ने वाले हैं। फिर देखेंगे इसके बाद शुष्क मौसम में स्वेटर अथवा संश्लिष्ट वस्त्रों को शरीर से उतारते समय चटचटाने की आवाजें आती हैं। ये हम सब लोग अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। कहीं से आए गर्मी हुआ रहता है, जब हम अपने शरीर से कपड़े को उतारते हैं तो चटचटाने की आवाज़ें आती हैं। या हम क्या करते हैं, कपड़ा प्रेस करते हैं तो कपड़े के एक सतह को प्रेस करके जब दूसरे सतह को ऊपर उठाते हैं तो उससे भी चटचटाने की आवाज़ें आती है। तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वह आवाज़ें कहाँ से आती हैं। अरे मेरी बात समझ में? क्यों उसके सतह चिपके हुए होते हैं, इन सभी की पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद देख लो, टीवी, कूलर, फ्रिज होता है ना, वॉशिंग मशीन हो गया, स्टेबलाइजर हो गया, इन्वर्टर हो गया, इन सभी के आप कोनों पे टच करना है। जो कोना दिख रहा है ना, इन कोनों पर आप टच करके देखना, हमें हल्का झंझनाहट महसूस होता है। तो हम इसी अध्याय में जानेंगे कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां होती हैं, इनके कोनों को जब हम टच करते हैं तो हमें झंझनाहट महसूस होता है। तो हम पढ़ेंगे क्यों हमें झंझनाहट महसूस होता है, वह भी इसी अध्याय में स्टडी करेंगे। इसके बाद ये आता है, देख लेना, बस का ये सीट है ना, मान लो ये अलग अलग सीट है। अगर ये एक ही में जुड़ा हुआ सीट रहता है तो जब कोई व्यक्ति यहाँ से ऐसे खिसकता हुआ, इमेजिन यहाँ से कोई व्यक्ति खिसकता हुआ यहाँ पे ऐसे बैठ के खिसक के जब यहाँ जाता है और जाने के बाद जब इस लोहे की दरवाजे को टच करता है ना, तो उसे हल्का सा झटके का अनुभव होता है। तो हम पढ़ेंगे ये कि बस के सीट पर खिसकने के बाद लोहे के दरवाजे को छूने पे हमें झटके का अनुभव क्यों होता है, हम इसको भी स्टडी करेंगे। उसके बाद कभी कभी आप ऐसा भी देखे होंगे अपने जीवन में कि अगर मान लो किसी कपड़े की दुकान पे जाते हो तो आप देखना नीचे गद्दी बिछाया गया होता है। अगर आप मोजा पहने हो और उस गद्दी पे पैर फिसलाते हुए, पैर को रगड़ते हुए आप जाओगे और लोहे की अगर कोई खिड़की होगी उसको टच करोगे तो आपको हल्का झंझनाहट महसूस होगा। वह भी हम पढ़ेंगे इस अध्याय में, क्यों ऐसा फील होगा, क्यों झंझनाहट महसूस होगा, इन सभी चीज़ों की डिटेल्स में चर्चा करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को समझने के लिए हम सभी चीज़ों को एक तरफ रखेंगे और रखने के बाद एक टॉपिक्स को कवर करेंगे और वह टॉपिक्स इस पूरे के पूरे दिए गए जितने भी क्वेश्चन किए हैं इन सभी क्वेश्चन का बेहतरीन ढंग से जवाब देने वाला है।
उस टॉपिक्स को स्टडी करने के लिए हमें कुछ साइंटिस्टों के द्वारा बताए गए दिए गए फिनोमेना को समझना पड़ेगा, फिर हम उस टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। ओके, क्लियर हो गया? हम आगे अब बात करने वाले हैं, देखेंगे आप देख लो। अब जितने भी हम एग्जाम्पल्स दिए हैं उन सभी एग्जाम्पल्स के रीजन समझने के लिए 600 ईसा पूर्व में ग्रीक देश के मिलेटस के निवासी थेल्स आए। दोबारा से सुन लो, अभी मैं बात करूंगा जो पॉइंट इन सभी चीजों के आंसर को डिफाइन करने वाला है, मैं उस चीजों पे फोकस करूंगा। 600 ईसा पूर्व में ग्रीक देश के मिलेटस के निवासी थेल्स आए। लिखा हुआ है यहाँ क्लियरटी, ग्रीक देश के मिलेटस के निवासी कौन आए? थेल्स। जब थेल्स आए तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता है तो इनमें छोटी और हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। सिर्फ ये इतनी बातें बोल के चले गए थे। क्या बोला था भाई? कि जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता है, ये नहीं बोले कि किसी और पदार्थ को, नहीं, सिर्फ वह दो ही पदार्थों का चयन किए और बोले कि जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता है तो इनमें छोटी और हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। सिर्फ इतनी बात कह के वो चले गए थे। ठीक है, इसके बाद से क्या हुआ? इसके बाद अब इसके बाद से देखो कौन आए। सिर्फ 600 ईसा पूर्व में ग्रीक देश के मिलेटस के निवासी जब थेल्स आए तो ये कह के गए थे कि जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता है तो इनमें छोटी और हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। बट 600 ईसा पूर्व में जो बात ये बोल के गए थे, एक ही बार वह बातें फिर से 1600 ईस्वी में वापस आई। और इस समय वापस लेके आने वाला ये साइंटिस्ट नहीं थे, एक नया साइंटिस्ट थे। जो कौन थे? इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के प्रमुख चिकित्सक यानी प्रमुख डॉक्टर। दोबारा सुन लो, 600 ईसा पूर्व की गढ़ी हुई बात को उभारने के लिए इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ के प्रमुख डॉक्टर गिलबर्ट आए और उन्होंने इनके द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट में हल्का सा सुधार किया। अब सुधार क्या किया? उन्होंने ये बताया कि कोई भी दो पदार्थ, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, उन्होंने बोला कि सिर्फ अंबर और ऊन को एक दूसरे से रगड़ने पर हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण नहीं आ जाता है। उन्होंने बोला कि कोई भी दो पदार्थ लेके एक दूसरे से रगड़ेंगे तो उनमें छोटी और हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण आ जाएगा। ये सिर्फ ये बात कह के चले गए। इसके बाद उन्होंने अभी इनमें क्यों आकर्षित करेगा, क्यों नहीं करेगा, इन पदार्थों को जब आकर्षित करेंगे तो क्या नाम होगा, ये सारे नाम नहीं व्याख्या किए गए। ये बोल के गए कि जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ेंगे तो इनमें छोटी और हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण आ जाएगा। उसके बाद ये आए कि सिर्फ अंबर और ऊन को रगड़ने से छोटी और हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण नहीं आएगा। उन्होंने बोला कि कोई भी दो तरह के पदार्थ लेके एक दूसरे से रगड़ेंगे तो उनमें छोटी और हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण आ जाएगा। इसके बाद ये चले गए। इसके 46 वर्ष बाद आए भाई साहब थॉमस ब्राउन आए। 46 वर्ष बाद देखो किस तरह से साइंस धीरे धीरे फिजिक्स आगे बढ़ रहा है। पहले ये 600 ईसा पूर्व में ग्रीक देश के मिलेटस के निवासी थेल्स आए। उन्होंने बोला कि जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाएगा तब छोटी और हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आएगा। उसके बाद एक के बाद 600 की गढ़ी हुई बातें सन 1600 ईस्वी में गिलबर्ट लेके आए। उन्होंने इनके द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट में थोड़ी सी परिवर्तन किया और बोला कि सिर्फ अंबर और ऊन से बात नहीं चलेगा, कोई भी दो पदार्थ ले लेंगे और एक दूसरे के साथ रगड़ेंगे तो उनमें छोटी और हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण आ जाएगा। अब देखो इसके बाद इनके जाने के बाद फिर से 1600 ईसा पूर्व की बातें 1600 ईस्वी की बातें फिर 46 वर्ष बाद आ रही है। 1646 ईस्वी में इस समय फिर एक नया साइंटिस्ट लेके आ रहे हैं, उनका नाम है थॉमस ब्राउन।
थॉमस ब्राउन जब आए तो उन्होंने इन दोनों के द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंटों का स्टडी किया। दोनों साइंटिस्ट लोगों के द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया और स्टडी करने के बाद इन्होंने बताया कि दोनों अपनी जगह पे ठीक हैं। अंबर को ऊन से रगड़ा जाता है तो छोटी और हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। कोई भी दो पदार्थ लेके एक दूसरे के साथ रगड़ेंगे तो उनमें छोटी और हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण आ जाएगा, लेकिन उस गुण का नाम क्या होगा ये किसी ने नहीं बताया। जो गुण आएगा उस गुण का नाम क्या होगा ये किसी भी साइंटिस्ट ने नहीं बताया। तो जब जाके थॉमस ब्राउन सन 1646 ईस्वी में आए तो इन दोनों के गुणों का स्टडी किया, अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद बताया कि जिस गुण के कारण ये एक दूसरे को जिस गुण के कारण ये छोटी और हल्की वस्तुओं को आकर्षित करेंगे उस गुण का नाम क्या रख दिया? विद्युत। क्या नाम रखा भाई? विद्युत। अब जितने भी पीछे हम प्रश्न किए हैं, आकाश में बिजली का चमकना या गर्मी के मौसम में अपने शरीर से कपड़े निकालना, प्रेस करना, इन सभी में चटचटाहट की आवाजें आना, इन सभी प्रश्नों का सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर होता है और उसका नाम क्या होता है? विद्युत। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक? इलेक्ट्रिक का डेफिनेशन क्या होगा हम इसकी बात करेंगे। अभी तो साइंटिस्टों के द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं हम। इन्होंने आया तो बोला अंबर ऊन को रगड़ने से हल्की वस्तुओं में आकर्षित करने का गुण होता है। ये आए तो बोले कोई भी दो पदार्थ लेके रगड़ेंगे तो इनमें आकर्षित करने का गुण आ जाएगा। और ये आए तो इन दोनों के एक्सपेरिमेंट का स्टडी किए और स्टडी करने के बाद बताया कि जिस गुण के कारण ये आकर्षित करेंगे उस गुण का नाम इन्होंने क्या रख दिया? विद्युत। इस बेस पे अगर मेरे को विद्युत का परिभाषा देना होगा तो हम कैसे देंगे, अब इस चीज को हम डिटेल्स में समझेंगे। अब देखो कैसे विद्युत आया, थोड़ी सी हम उसके कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, समझ लो। जैसे मान लो ये कंघी है, यहां आपको कंघी दिख रहा होगा। अगर इस कंघी को बालों के साथ ऐसे घर्षण करेंगे तो जो कंघी हम घर्षण कर रहे हैं उस कंघी को हम बोलेंगे ये घर्षण करने वाली वस्तु है, उसको घर्षण वस्तु बोलेंगे। अब जब इस घर्षण की जाने वाली वस्तु यानी कंघी को जब कागज के छोटे टुकड़े के समीप लेके जाएंगे तो देखो वह खींच के अपनी ओर क्या करेगा? यहां पे चिपका लेगा। ये क्या करेगा भाई? देखो आप, ये कंघी कागज के छोटे टुकड़े को अपनी ओर क्या कर ले रहा है? चिपका ले रहा है। क्लियर हो गया? ये आपको दिख रहा होगा। एक गुब्बारा होता है, उसको हम अपने शरीर के साथ ऐसे रगड़ दें, ऐसे अगर हम किसी दीवार पे ले जाके चिपकाए तो नहीं चिपकेगा, लेकिन अगर अपने शरीर के साथ ऐसे रगड़ दें और जब किसी दीवार के समीप लेके जाएंगे तो वह क्या होगा? चिपक जाएगा। इसका मतलब कि जिस गुब्बारे को हम ऐसे रगड़ रहे हैं तो वह एक घर्षण वस्तु है और इस घर्षण वस्तु में कुछ ऐसा कारण मिल जा रहा है, कुछ ऐसा गुण मिल जा रहा है जो अन्य वस्तु को अपनी ओर खींच रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? जो किसी दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तो वह कारण क्या बोलेंगे हम? वह कारण जिससे कोई घर्षण करने वाली वस्तु किसी अन्य वस्तु को या किसी दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करते हैं ना, उसी कारण का नाम पड़ा है विद्युत। जैसे मान लो स्टार्टिंग में कंघी है, उसको बालों के साथ आप घर्षण नहीं किए ना, जब कागज के छोटे टुकड़े के समीप लेके जाओगे तो वह नहीं चिपकाएगा, लेकिन उसी को अगर बालों के साथ ऐसे कंघी करोगे तो बालों के साथ घर्षण होगा, रगड़ा जाएगा। उसके बाद उसमें एक ऐसा गुण डेवलप हो जाएगा जिसके कारण कागज के छोटे टुकड़े के समीप लेके जाएंगे तो कागज का छोटा टुकड़ा पे ये कंघी फोर्स लगाएगा और खींच के अपनी ओर चिपका लेगा, यानी उसको आकर्षित कर लेगा। तो जिस कारण से इसको चिपकाएगा उस कारण का नाम आप रखोगे इलेक्ट्रिक यानी विद्युत। यानी वह कारण जिससे घर्षण वस्तुओं में किसी दूसरे वस्तु को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, उसी का नाम क्या होता है? विद्युत। क्लियर हो गया? तो विद्युत का हम एक्चुअल में क्या परिभाषा देंगे, हम थोड़ा सा यहां पे और डिटेल्स में समझ लेते हैं। यहां पे तो देख लो, अगर विद्युत का परिभाषा देना होगा तो हम यहां से परिभाषा जोड़ लेंगे। यहीं से कारण होता है, ये बोलेंगे वह कारण जिससे घर्षण वस्तुओं में
यानी जिस वस्तु को रगड़ा जाता है उसे घर्षण वस्तु कहते हैं। तो बोलेंगे वह कारण जिससे घर्षण वस्तुओं में किसी दूसरे वस्तु को आकर्षित करने का गुण आ जाता है या गुण उत्पन्न हो जाता है, उस कारण का नाम क्या होता है? विद्युत। बोलो क्लियर हो गया? तो विद्युत का क्या परिभाषा देंगे? वह कारण जिससे घर्षण वस्तुओं में किसी दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसी कारण का नाम क्या होता है? विद्युत। ये हमारा विद्युत है। और इस बेस पे ये जितने भी हम क्वेश्चन किए हैं, इन सभी क्वेश्चनों का एक एक करके जवाब मिलेगा। ये आकाश में गर्जन के साथ बिजली क्यों चमकती है, अभी सिर्फ नाम रख रहे हैं विद्युत, अभी इसका पूरा डिटेल्स पढ़ना है। किसके कारण? सिंपली अगर पूछेगा आकाश में गर्जन के साथ बिजली का चमकना, रीजन क्या है? तो विद्युत। उसके बाद क्या बोलेंगे? टेलीविजन के स्क्रीन द्वारा कागज के छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर लेना, इसका भी रीजन क्या है? विद्युत। उसके बाद शुष्क मौसम में स्वेटर अथवा संश्लिष्ट वस्त्रों को शरीर से उतारने पर चटचटाने की आवाज़ें आना, इसका भी क्या रीजन है? विद्युत। हम कपड़े की एक सतह को प्रेस करके दूसरे सतह को उठाते हैं तो हमें चटचटाने की आवाज़ें आती हैं, इसका भी आंसर क्या होगा? तो विद्युत होगा। ठीक, आज हमने क्या किया इस वीडियो में, पूरी विद्युत को इंट्रोडक्शन जो भी विद्युत का है मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। अब इसके बाद की टॉपिक्स में हम देखो, इसमें सिर्फ मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूँ, कोई नोट्स अवेलेबल नहीं करा रहे हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो जिस भी बच्चे को इस इस चैप्टर का नोट्स चाहिए, जिस भी व्यक्ति को इस चैप्टर का नोट्स चाहिए, उसका रीजन है नोट्स बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आपके बोर्ड परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कंसेप्ट के लिए। नोट्स बहुत बड़ा मैटर करता है, बहुत बड़ा मैटर करता है। तो जिस भी बच्चे को अगर नोट्स चाहिए, जिस भी बच्चे को अगर नोट्स चाहिए, वह आपको उस नोट्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे। आपको ओनली 49 रुपये आपको फ़ोन पे करने पड़ेंगे। ओनली 49 रुपये फ़ोन पे करके आप उसका स्क्रीनशॉट जैसे ही प्रोवाइड करेंगे, आपको इस पूरे चैप्टर का नोट्स आपके पीडीएफ के थ्रू, पीडीएफ बनाया आपके व्हाट्सएप पे सेंड हो जाएगा। और किस नंबर पे आपको 49 रुपये करने हैं? तो 9648172622। क्लियर हो गया? इस नंबर पे जैसे ही आप 49 रुपये पेड करेंगे, आपको तुरंत आपके व्हाट्सएप पे इस पूरे चैप्टर का नोट्स अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा। क्लियर हो गया? तो हम क्या कर रहे हैं, आज की क्लास अपना यहीं पे ओवर कर रहे हैं। इसके बाद के टॉपिक्स अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।